Hello, my dear viewers. As you know, your exams are near, and for preparation of IT, you are at the right place because चैनल पर ऑलरेडी बहुत कुछ पहले से भी अपलोडेड है और भी बहुत कुछ नया आने वाला है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और इस चैनल को जहां तक हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। और पिछली वीडियो में हमने 3 सैंपल पेपर्स तक डिस्कस भी कर लिया है and in this video we are going to discuss our next sample paper, that is sample paper number 4. So this is your educator and mentor स्वाति चावला। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से YouTube चैनल पर। तो बिना देरी किए करते हैं वीडियो की शुरुआत। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में उस बेल आइकन टिंग टोंग को भी प्रेस कर दीजिए सो दैट इसी तरीके से आगे आने वाली सारी अच्छी और इम्पोर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज द सैंपल पेपर जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले फटाफट से ब्लूप्रिंट को देख लेते हैं हम। जो आपके पार्ट ए की कम्युनिकेशन स्किल्स और ग्रीन स्किल्स हैं वो आप लोगों के इंटरनल असेसमेंट के लिए तो हैं, बट जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा उसमें आपके टॉपिक्स इंक्लूड नहीं होंगे, राइट। और रही बात सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स की, आईसीटी स्किल्स की, एंटरप्रेन्योर स्किल्स, इसमें से आपके 1 मार्क के तीनों यूनिट्स में से 2 क्वेश्चंस होंगे और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो सेल्फ मैनेजमेंट से 2 होंगे, एंटरप्रेन्योरियल से भी 2 होंगे और एक आपका आईसीटी स्किल से होगा, राइट। तो ये उनकी वेटेज रहेगी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आपका टोटल 10 मार्क्स का होगा। ये जो ब्लूप्रिंट है दैट इज बीन इशूड बाय द सीबीएसई, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन की तो वहां पर आपका ये क्राइटेरिया रहेगा, राइट। ये हमने ऑलरेडी हर सैंपल पेपर में डिस्कस भी किया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आपको जो आपकी ब्लूप्रिंट वगैरह या जो भी और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा। चलो अब ये आपके इंस्ट्रक्शंस हैं। योर पेपर विल बी डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होगा 24 मार्क्स का और सेक्शन बी आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होगा 26 मार्क्स का, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेक्शन ए से। तो सेक्शन ए जो है हमारा दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इसमें आपके एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं। डैश ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इसमें हम बोलते हैं व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, व्हाट यू सी इज what you get. What does this mean? कि जैसे आपको विंडोज की अगर मैं बात करूं तो दिस इज एन इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। रीजन बीइंग दैट आपको इसमें आइकन्स की फॉर्म में गिवन है। अगर मैं किसी भी आइकन पर राइट क्लिक करती हूँ तो मुझे मीनिंगफुल नेम्स मिलते हैं। लाइक इफ आई वांट टू रीनेम माय फोल्डर तो मैं राइट क्लिक करूंगी, रीनेम से मुझे पता लग रहा है, तो इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम है। वेराज अगर हम डॉस और लाइनेक्स की बात करें तो वहां पर मुझे हर एक चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड्स देनी पड़ती थी। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू डिलीट माई फाइल, हमें क्या करना पड़ता था, सीएमडी प्रॉम्प्ट में गए, फिर डिलीट फाइल नेम, इस तरीके से कमांड लिखनी पड़ती थी। तो ये हमारा इंटरैक्टिव नहीं है, राइट, वो आपका सीयूआई बेस्ड है। और इंटरैक्टिव मीन्स हमारा जो है जीयूआई बेस्ड, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कौन सा हुआ? करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दैट इज ऑप्शन ए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। सो अब हम आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। डैश इज ऑल अबाउट फाइंडिंग एंड लिस्टिंग योर गोल्स एंड देन प्लानिंग ऑन हाउ टू अचीव देम। सी गोल्स ये आपका कहाँ से है? सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स से, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? फाइंडिंग एंड लिस्टिंग योर गोल्स। हर एक का अपना टारगेट सेट होता है, तो मुझे अपने गोल्स को फाइंड आउट करना है कि मुझे अचीव क्या करना है, तभी तो मैं उसको प्लान करूंगी कि मुझे उसको अचीव क्या करना है। इसको हम क्या बोलते हैं? गोल सेटिंग। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज गोल सेटिंग। नाउ नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट। A or an is a person who tries to meet needs of a customer through new ideas or ways by doing business and makes profit in return. तो कस्टमर के बेनिफिट की बात हो रही है, राइट। तो वो हमारे कौन होंगे? एंटरप्रेन्योर। सो एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन
who tries to meet the needs of a customer, जो भी कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करना. नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट, वायरस इज एन एक्रोनिम फॉर. एक्रोनिम मींस इस वायरस की फुल फॉर्म क्या है. तो वायरस की जो एक्रोनिम जो शॉर्ट फॉर्म है वायरस, राइट, इसकी फुल फॉर्म क्या है. दिस इज वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज. तो हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज. ए और बी में हम देखें जरा ध्यान से क्या डिफरेंस है. वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर, ये साइज गिवन है, साइज नहीं होता है, इट्स सीज. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज. नाउ नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट, वी कैन यूज डैश मेथड्स टू सेट गोल्स. अब मुझे गोल सेट करने तो कौन सा मेथड होगा, स्मार्ट मेथड. आप सब स्मार्ट हैं तो गोल सेट करने के लिए हमारा कौन सा मेथड होगा, स्मार्ट मेथड. इस स्मार्ट की फुल फॉर्म भी होती है. जब भी हम गोल सेट करते हैं तो एस मीन्स स्पेसिफिक, एम मीन्स मेजरेबल, जो भी हम गोल सेट करेंगे मेजरेबल होने चाहिए. ए मीन्स अचीवेबल, आर मीन्स रियलिस्टिक और टी मीन्स टाइम बाउंड, राइट. ये इसकी फुल फॉर्म भी किसी एक आधे अल्फाबेट के एग्जाम में आ जाती है, बिकॉज पहले भी आ चुकी है तो इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट इज सिक्स्थ पार्ट, व्हाट इज द एम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप का मेन एम क्या रहता है, अर्न अ प्रॉफिट, solve customers needs innovatively, both of this, none of this. देखो none of this तो नहीं होगा, राइट. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज both of this. कस्टमर प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए, प्लस साथ में मुझे क्या चाहिए, जो आपके कस्टमर्स की नीड है उनको भी सॉल्व करना है. ठीक है. इनोवेटिव मींस कोई ना कोई मार्केट में न्यू आइडिया लेके आना है. अब अगर मैं आज की डेट की बात करूं तो काफी सारे इन्वेंशंस हो चुकी है, काफी सारी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, राइट. तो अब मुझे क्या करना है, कुछ ना कुछ इनोवेटिव लाना है अपने प्रोडक्ट्स में. अब फॉर एग्जांपल आज की डेट में अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहूँ, लेट फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स का किया, वॉशिंग मशीन ऑलरेडी मार्केट में बहुत है, हर एक काफी कंपनीज की है. एलईडी लाइट्स बनानी है, काफी कंपनीज की है. तो मैं अपने प्रोडक्ट में ऐसा क्या लाऊं कि वो मार्केट में स्टैंड कर सके. तो दैट मीन्स मुझे कहीं ना कहीं अपना इनोवेशन दिखाना पड़ेगा, इनोवेटिव आइडिया मार्केट में लेकर के आना पड़ेगा, राइट. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट पर. साउंड सेंट्री इज डिजाइन टू हेल्प यूजर्स विद हियरिंग कह सकते हो या फिर ऑडिटरी इम्पेयरमेंट, राइट. साउंड सेंट्री, साउंड की बात हो रही है तो दैट मीन्स किन लोगों के लिए होगा वो, ऑडिटरी इम्पेयरमेंट या फिर हियरिंग इम्पेयरमेंट, जिनको सुनने में प्रॉब्लम है उनके लिए. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीएमएल कमांड. डीएमएल स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. तो डीएमएल का मतलब क्या होता है, देखो दो टाइप्स की कमांड्स हैं, डीडीएल और डीएमएल. डीडीएल मींस जो आपके टेबल के स्ट्रक्चर को इफेक्ट करती है. तो अगर मैं बात करूं क्रिएट टेबल, क्रिएट कमांड से टेबल क्रिएट होती है, टेबल के स्ट्रक्चर पर इफेक्ट पड़ेगा, तो क्रिएट इज योर डीडीएल कमांड. अल्टर कमांड से क्या होता है, इफ आई वांट टू ऐड अ कॉलम, इफ आई वांट टू डिलीट अ कॉलम, अगर मुझे डेटा टाइप चेंज करनी है, तो इन सब से भी टेबल के स्ट्रक्चर पर इफेक्ट पड़ रहा है, सॉरी. तो ऑल्टर भी आपकी डीडीएल कमांड हो गई. नेक्स्ट है अपडेट. अपडेट कमांड से क्या होगा, अगर मेरे पास जो टेबल में वैल्यूज है ना उसमें चेंजेस करना, तो उसके स्ट्रक्चर पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो अपडेट इज योर डीएमएल कमांड. नेक्स्ट है ड्रॉप. ड्रॉप कमांड से क्या होगा, अगर मुझे कोई लाइक डेटाबेस डिलीट करना है, टेबल डिलीट करनी है, तो उसके स्ट्रक्चर पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो दैट मीन्स ड्रॉप इज योर डीडीएल कमांड, राइट. और क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछा था, डीएमएल कमांड, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट पर हम आ जाते हैं इसी क्वेश्चन के. तो इसी क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है दैट इज डैश रेफर्स टू द रिलेशन ऑफ ग्राफिक्स टू द सराउंडिंग टेक्स्ट. सी रिलेशन ऑफ ग्राफिक्स की बात हो गई, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, टेक्स्ट रैपिंग, राइट. सो देखो इसमें आपके जो ये ऑप्शंस है ना, अरेंजमेंट, अलाइनमेंट, एंकरिंग, टेक्स्ट रैपिंग, अगेन इंपॉर्टेंट. इन चारों की डेफिनेशंस बहुत अच्छे से कर लेना, बिकॉज इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, राइट. अ डैश रेफर्स टू अ सेल or a range of cell on a worksheet and can be used to find values or data that you want formula to calculate. Range of cells लिखते हैं, suppose मैंने लिखा A5 colon A10, right? तो इसको हम क्या बोलते हैं, cell reference. So correct answer is option A, that is cell reference. Now fifth part,
टू रिटेन द ओरिजिनल प्रोपोर्शन ऑफ ग्राफिक्स, मेरे को अपनी ग्राफिक्स जो इमेज है उसका ओरिजिनल प्रोपोर्शन रखना एज इट इज रहे ऑन वन ऑफ द कॉर्नर हैंडल्स। तो मैं क्या चीज करूंगी उसके लिए, शिफ्ट प्लस क्लिक। लाइक आपने देखा होगा अगर मैं सर्कल वाली शेप लूं, ठीक है, तो अगर मैं उसको ऐसे स्ट्रेच करूंगी माउस से वो ओवल बनने लगता है, बट अगर मुझे उसको ओरिजिनल प्रोपोर्शन चाहिए, मैं शिफ्ट प्रेस करके उसको ड्रैग करूंगी तो वो आपका सर्कल ही बनेगा, वो ओवल शेप में जाएगा ही नहीं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज सिक्स्थ पार्ट, डैश आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ डेटा वी आर गोइंग टू स्टोर इन द टेबल, ठीक है, या फिर डेटाबेस। तो आपके हम उसको क्या बोलते हैं, डेटा टाइप। डेटा टाइप का मतलब ही क्या होता है कि उस कॉलम में आप किस टाइप की वैल्यू स्टोर कराना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल हमने एक टेबल क्रिएट किया, उस टेबल में मेरे पास एक कॉलम है रोल नंबर, तो रोल नंबर क्या हम जनरली क्या लिखते हैं, इंटीजर। तो दैट मीन्स आई एम टेलिंग कि हमारा जो रोल नंबर है ये इंटीजर टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा, तो वो उसकी क्या हो गई, डेटा टाइप। नाउ क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चंस गिवन है, आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। व्हेन डैश इज सेलेक्टेड, क्रॉपिंग प्रोड्यूसेस एनलार्जमेंट, श्रिंकिंग और डिस्टोर्शन ऑफ द इमेज सो दैट इमेज साइज रिमेन्स कांस्टेंट। जब इमेज को क्रॉप करते हैं ना तभी ऑप्शन आता है, तो मैं क्या ऐसा करूं कि जो इमेज का साइज है वो कांस्टेंट रहे। ऑब्वियसली नेम से ही क्लियर है, कीप इमेज साइज। तो कीप इमेज साइज के ऑप्शन को हम क्या रखेंगे, सेलेक्ट कर रखेंगे। तो उससे क्या होगा, जब हम क्रॉप करेंगे इमेज को तो इमेज का जो साइज है वो एज इट इज कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। A dash is a standard for commands that define the different structures in a database. अभी बताया, अगर स्ट्रक्चर की बात हो रही है तो आपकी कौन सी कमांड्स होंगी, DDL। और DDL की फुल फॉर्म क्या रहती है मेरे पास, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डैश इज नॉट द टाइप ऑफ वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी। वाईफाई नेम से यह वायरलेस फाइडेलिटी, वायरलेस कनेक्शन है। 3G वायरलेस कनेक्शन है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड जनरेशन, ठीक है, फुल फॉर्म अब तो 5G भी आ गया है। DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये हमारा जो है DSL, ये आपका वायर्ड कनेक्टिविटी है। WiMAX ये आपका वायरलेस है, राइट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन सी, दैट इज DSL। इसकी जो फुल फॉर्म रहती है दैट इज डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्टर is used to increase the contrast of an image। अगर मुझे अपनी इमेज का कंट्रास्ट इंक्रीज करना है तो वहां पर मैं अपना कौन सा ऑप्शन लूंगी, शार्पन, राइट। अगर मुझे स्मूथ करना है तो स्मूथन लेंगे, बट अगर मुझे अपने कंट्रास्ट इमेज का कंट्रास्ट बढ़ाना है तो दैट मीन्स मैं कौन सा फिल्टर यूज करूंगी, शार्पन। नाउ नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट, डिफॉल्ट नेम ऑफ फर्स्ट सिनेरियो क्रिएटेड इन शीट 1 ऑफ कैल्क। सिनेरियोस क्रिएट करते हैं तो उसमें हमारे पास ना वैसे तो नेम्स खुद से दे सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट वो नेम्स हमें प्रोवाइड कर देते हैं। तो जब हम फर्स्ट सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं तो मेरे पास क्या नेम होगा, जो उनसी शीट है, शीट 1 अंडरस्कोर फिर सिनेरियो का नेम, दैट इज सिनेरियो अंडरस्कोर 1 अंडरस्कोर 2, इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट इज सिक्स्थ पार्ट, डैश कैन बी यूज्ड इन अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर टू जंप टू अ डिफरेंट लोकेशन फ्रॉम विद इन अ स्प्रेडशीट एंड कैन लीड टू अदर पार्ट्स ऑफ द करंट फाइल, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है, आपको एक लिंक गिवन है, आप उस पर क्लिक करके किसी और डॉक्यूमेंट पर या फिर विद इन द सेम डॉक्यूमेंट हम किसी भी लोकेशन पर जंप कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 हमें कहता है आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चंस। तो फर्स्ट पार्ट में मुझसे पूछा IRCTC की फुल फॉर्म। IRCTC स्टैंड्स फॉर इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, राइट। ध्यान रखिएगा, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ये बेसिकली एक गवर्नमेंट वेबसाइट है, अगर मुझे एयरलाइन ऑनलाइन टिकट बुक कराना हो उसके लिए। नाउ नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, अमृता is celebrating her 14th birthday. She wants to invite her friends and family members to the party. Which feature will she use to send the same invite to many people with different addresses? ये हमें पता है, आंसर क्या होगा, मेल मर्ज, ऑप्शन ए। Now next is third part, dash is used to maintain accuracy and consistency of data in a relationship। अगर मुझे अपने डेटा में एक्यूरेसी चाहिए प्लस आई वांट कि मेरा जो डेटा है वो कंसिस्टेंट भी रहे, राइट। ये क्वेश्चन आपका यूनिट 3 दैट इज DBMS, वहां से
तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी से क्या होता है, हमारा जो डेटा है वो एक्यूरेट भी रहता है, कंसिस्टेंट भी रहता है, राइट, कहीं पर भी मिसमैच नहीं आता। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, हैजार्ड्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द डैश एंड द डैश इन विच द एम्प्लॉइज वर्क। सो इंडस्ट्री एंड एनवायरमेंट, हैजार्ड्स भी आपके काफी टाइप के होते हैं, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड होते हैं, राइट, इंडस्ट्रियल हैजार्ड्स होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री या फिर आप किस एनवायरमेंट में काम कर रहे हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट, a dash colored border appears around a cell where changes were made in a shared worksheet। देखो सपोज मेरे पास एक वर्कशीट है, नॉर्मल वर्कशीट है, राइट। अब उसमें अगर मैं चेंजेस कर रही हूँ, अलग से हाईलाइट नहीं होते हैं, whereas अगर मेरे पास एक ऑप्शन होता है दैट इज रिकॉर्ड चेंज का, अगर मैं अपने रिकॉर्ड चेंज के मोड को ऑन कर दूंगी, उसके बाद जब मैं चेंजेस करूंगी तो हाईलाइट होते हैं, और इसके अराउंड कौन से कलर का बॉर्डर होता है, रेड कलर। So correct answer is option D, that is red. Now next is sixth part. Spreadsheet software allows the user to share the workbook and place it in a dash location where several users can use it. तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, network location. So correct answer for sixth part is network location. Now next is question number 5. In question 5 also you have to answer any 5 out of the given 6 questions. So all the values in dash are of same type. अब इसका मतलब क्या है, अगर मैं टेबल की बात करूं, क्या टेबल में सभी वैल्यूज सेम टाइप की होती हैं, नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखा रोल नंबर, यहाँ पर लिखा नेम, और यहाँ पर लिख दिया मार्क्स 1, ये नेम हमने लिख दिया A और मार्क्स लिख दिया 98.2, राइट। सो क्वेश्चन क्या कहते हैं, ऑल द वैल्यूज इन डैश, किसमें जो वैल्यू सेम टाइप की होती है, रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स मींस रो। तो क्या एक रो में मेरे पास वैल्यूज सेम टाइप की हैं, बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज ये मेरी रो है, इसमें 2 आपका इंटीजर टाइप का है, नेम आपका वैरचर टाइप का हो जाएगा, मार्क्स आपके फ्लोट टाइप के हो जाएंगे, तो रिकॉर्ड्स तो नहीं होगा। नेक्स्ट इज टेबल, क्या पूरी टेबल में सारी वैल्यूज एक ही टाइप की होती है, जब रिकॉर्ड्स में नहीं हो रही तो पूरी टेबल में कैसे हो सकती है। नेक्स्ट इज डेटाबेस, नो, करेक्ट आंसर इज फील्ड्स। फील्ड्स को हम और क्या कहते हैं, कॉलम या फिर एट्रीब्यूट। दिस रोल नंबर इज द नेम ऑफ द कॉलम, तो इसमें जो वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, यूनिक टाइप की होंगी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज फील्ड्स। या फिर लिखा होता एट्रीब्यूट या फिर लिखा होता कॉलम, तो वन एंड द सेम थिंग, right? So now next is part 2. Second part क्या कहता है, नेटवर्क इन विच ऑल कंप्यूटर्स हैव इक्वल स्टेटस, मींस ना तो क्लाइंट है ना तो सर्वर है, सारे क्लाइंट सर्वर की तरह काम कर रहे हैं, आपस में डेटा सेंड कर रहे हैं, डेटा रिसीव कर रहे हैं, तो वो हमारा होता है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर, या फिर आप कह सकते हो पीयर टू पीयर नेटवर्क। एक हमारे पास होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, एक सर्वर होगा, बाकी सारे सिस्टम्स क्लाइंट होंगे, तो जो सर्वर होगा वो सभी क्लाइंट्स को रिक्वेस्ट सेंड करेगा और जो क्लाइंट है उनको रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। वेरेज अगर हम पीयर टू पीयर नेटवर्क की बात करें तो सभी कंप्यूटर्स को इक्वल स्टेटस मींस सभी के सभी कंप्यूटर्स डेटा सेंड भी कर सकते हैं और सभी के सभी कंप्यूटर्स सिस्टम्स डेटा को रिसीव भी कर सकते हैं। कोई ऐसा हम डेडिकेटेड कोई क्लाइंट या सर्वर मेरे पास नहीं होता। Next is third part, and dash will stop working only if the target is moved। कि अगर मैं अपने टारगेट को मूव कर रही हूँ तो मेरा कौन सा हाइपरलिंक जो है वो काम करना बंद कर देगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। अगर मैं अपने टारगेट को मूव कर रही हूँ, टारगेट लोकेशन, तो हमारा जो हाइपरलिंक एब्सोल्यूट है विल स्टॉप वर्किंग। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डेट टाइम डेटा टाइप। डेट टाइम में फर्दर कैटेगराइजेशन होता है, डेट भी होता है, टाइम भी होता है, टाइम स्टैम्प भी होता है, डेट स्टैम्प नहीं होता है। सो दिस इज नॉट द डेट टाइम डेटा टाइप। डेट डेटा टाइप हम कर लेते हैं जब मुझे सिर्फ डेट्स लिखनी हो। टाइम कब लेंगे, जब सिर्फ टाइम मेंशन करना हो। टाइम स्टैम्प इंक्लूड करता है अगर मुझे डेट और टाइम दोनों चीजें लेनी हो। डेट स्टैम्प कोई भी डेटा टाइप मेरे पास नहीं है। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ पार्ट, dash can also contain predefined text, saving you from having to type it every time you create a new document। So इसका जो आंसर होगा that is template।
टेम्पलेट कैन ऑल्सो, जो आपके टेम्पलेट्स है उसमें प्री डिफाइंड टेक्स्ट होता है, राइट, और उसमें आप जो कुछ सेव करना चाहो हम पहले से उसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिक्स्थ पार्ट, ISDN स्टैंड्स फॉर डैश। तो ISDN का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ये इसकी फुल फॉर्म रहती है, राइट। तो इसी के साथ हमारा जो है सेक्शन ए कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पर, दैट इज सेक्शन बी। So now let's start with our section B, that is subject specific skills। और subject specific skills में हमारा क्या है, answer any 3 out of the given 5 questions on employability skills। तो पहले 5 questions आपको employability skills के given है, और उन 5 questions में से आपने कोई 3 attempt करनी है, राइट, और वो 2 marks का एक question रहेगा। तो question 6 is Pranay is feeling really stressed out and was not able to focus on simple daily task। ठीक है, जो आप प्रणव है काफी स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहा है, किसी टास्क पर फोकस भी नहीं कर पा रहा है, तो उसके फ्रेंड रवि ने सजेस्ट किया कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो फर्स्ट क्या टेक्निक सजेस्ट की है, combines physical poses, mind and body and will also help in releasing emotional energy। सेकेंड उसने क्या बोला, practice where an individual is supposed to focus his or her mind। तो आपको इन्हीं दोनों स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स को आइडेंटिफाई करना है और उनके नेम्स बताने हैं। तो फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, कंबाइंस फिजिकल पोजेस, तो जहां पर फिजिकल पोजेस की बात हो रही है दैट मीन्स योगा, ठीक है, फिजिकल पोजेस माइंड एंड बॉडी। और सेकंड क्या है, प्रैक्टिस फिर एन इंडिविजुअल इज सपोज टू फोकस हिज और हर माइंड। तो अगर मुझे अपने माइंड को फोकस करना है तो वहां पर हमारी कौन सी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक यूज होगी, मेडिटेशन, राइट। अब हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 इज व्हाट इज स्ट्रेस और हाउ मेनी ऑरिजिन्स अ स्ट्रेस, हाउ मेनी ऑरिजिन्स कैन हैव स्ट्रेस कॉजर। तो स्ट्रेस के जो ऑरिजिन है वो कहाँ से स्ट्रेस आ सकता है। सो आंसर इज स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज अवर इमोशनल, मेंटल, फिजिकल एंड सोशल रिएक्शन टू एनी रिसीव्ड डिमांड्स और थ्रेट। सी हमारा इमोशनल स्ट्रेस भी हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है, फिजिकल स्ट्रेस हो सकता है किसी चीज को लेकर के, राइट। आपने होमवर्क टाइम पर नहीं सबमिट किया, दिस इज द मेंटल स्ट्रेस, राइट। आपने असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया, आज उसकी डेडलाइन है, लास्ट डेट है, यू हैव नॉट इवन स्टार्टेड, दिस इज द मेंटल स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस की सपोज करो आपको कोई चोट लग गई, आप फ्रैक्चर हो गया, लिख नहीं सकते एग्जाम में, ठीक है, फिजिकल स्ट्रेस। सोशल स्ट्रेस, फ्रेंड सर्कल या पीयर ग्रुप को लेकर के जो स्ट्रेस हो गया। फाइनेंशियल स्ट्रेस रिलेटेड टू फाइनेंस, राइट, कि आपने स्टडीज कंप्लीट हो गई, जॉब नहीं है, क्या करें आगे कुछ नहीं पता है, फाइनेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर हमें अच्छी लाइफ जीनी है तो फाइनेंस तो चाहिए टू फुलफिल आवर बेसिक नीड्स। तो ये आपके क्या रहते हैं, कुछ टाइप के स्ट्रेस। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, हाउ आर टेम्परेरी फाइल्स क्रिएटेड इन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में आपके जो टेम्परेरी फाइल्स हैं किस तरीके से क्रिएट होती हैं। जब भी हम वेबसाइट पर कुछ भी सर्च करते हैं ना तो हमारी कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो कैश फाइल में स्टोर होकर रख जाती है, राइट। तो टेम्परेरी फाइल्स जब कब क्रिएट होती है, जब हम कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम रन करते हैं तो आपकी टेम्परेरी फाइल बन जाती है। और टेम्परेरी फाइल की एक्सटेंशन क्या रहती है, .tmp। these are also created by web browsers to store your web browser history। देखो या तो आपके जो वेब ब्राउजर्स हैं वो आपकी कैश फाइल या टेम्परेरी फाइल्स बना करके रख देते हैं, या फिर आप जब भी कंप्यूटर पे कोई भी एप्लीकेशन रन करते हो, कोई प्रोग्राम रन करते हो तो वहां पर भी आपकी कुछ टेम्परेरी फाइल्स क्रिएट हो जाती हैं। तो बेनिफिट क्या रहता है कि हम इसको टाइम टू टाइम डिलीट करते रहना चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, what do you think is the most important function of an entrepreneur? Write your answer giving suitable examples। काफी सारे फंक्शंस हैं एंटरप्रेन्योर के, तो यू कैन राइट एनी टू। फर्स्ट हमने क्या लिखा, लेट्स सपोज रिस्क टेकिंग। जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो कैलकुलेटिव रिस्क लेकर के चलते हैं। कैलकुलेटिव मींस इतना ज्यादा भी नहीं कि बस रिस्क ही रिस्क, लॉस में ही चलता रहे बिजनेस, राइट। तो अगर उनको लगता है कि हाँ अगर मैं फर्स्ट डिसीजन लूंगा तो कुछ परसेंट रिस्क होगा, सेकंड में मेरे को ज्यादा रिस्क होगा, तो दे विल गो विद द फर्स्ट डिसीजन कि रिस्क तो है बट कैलकुलेट उन्होंने कर लिया, कैलकुलेटिव रिस्क लेकर के चलते हैं। और इट रेफर्स टू टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ लॉस दैट में अकर ड्यू टू अनफोर्सिन कंटिजेंसी इन द फ्यूचर। अब फ्यूचर में कोई भी अनसर्टेनिटी आ सकती है, अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, इसकी वजह से भी हमारे को रिस्क हो सकता है।
इनोवेशन। एक सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है एंटरप्रेन्योर्स का, इनोवेशन। इनोवेशन मीन्स कि आज अब देखोगे मार्केट में सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। अब अगर मुझे मार्केट में अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो मैं उसमें क्या इनोवेटिव आइडिया लेकर के आऊँ, क्या इनोवेशन लेकर के आऊँ। आपने भी देखा होगा, अगर हम मोबाइल फोन्स की भी बात करते हैं सिंपल, अब फिर भी हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स आ रहे हैं, नए मॉडल्स आ रहे हैं मोबाइल फोन्स के, तो वो किसी ना किसी चीज को हाईलाइट करके लाते हैं, ठीक है। आपको ध्यान होगा जब हमने ओप्पो कंपनी ने अपना मोबाइल फोन लॉन्च किया था, उस टाइम पर भी देखो काफी सारे फोन्स जो हैं मार्केट में अवेलेबल थे, वही सब फीचर्स है, रैम 2 GB हो गई, 4 GB हो गई, 8 GB हो गई, इंटरनल हो गया 128 GB, 64 GB, 256 GB, ये चीज सेम रहती है कॉन्फ़िगरेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा वर्क कर रहा है। तो ओप्पो ने क्या किया, उस टाइम उसको पता था ओप्पो कंपनी को कि सेल्फी का बड़ा क्रेज है, ठीक है, मार्केट में, तो उन्होंने कैमरे को स्पेशलाइज कर दिया कि हाँ हमारा जो ओप्पो फोन है वो सेल्फी कैमरा हो गया उसमें, राइट। तो उन्होंने उस चीज को फोकस कर दिया। तो ऐसे ही मार्केट में अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो कुछ ना कुछ आपको उसमें एक ऐसा इनोवेटिव आइडिया अपना जरूर डालना होगा जिससे आपका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में स्टैंड कर सके। अगर हम वॉशिंग मशीन की भी बात करें, ठीक है, स्टार्टिंग में ही हमारे पास सिंपल वो हम उसमें वॉश कर देते थे क्लोथ, फिर मेरे पास आए सेमी ऑटोमेटिक, राइट, एक तरफ वॉश हो रहे हैं एक तरफ ड्राई हो रहे हैं। फिर मार्केट में और इनोवेशन आ गया कि एक ही साथ अब वॉश भी हो रहे हैं ड्राई भी हो रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में आता है, जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपना माइंड जरूर लगाते हैं कि कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडिया लाएं, सो दैट उनका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में स्टैंड कर सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, एनलिस्ट एनी टू क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं हार्डवर्क होते हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल हार्डवर्क तो चाहिए, स्मार्ट वर्क भी चाहिए आज की डेट में। तो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स अडॉप्ट द हैबिट ऑफ हार्डवर्क फ्रॉम अ वेरी अर्ली स्टेज। नेक्स्ट क्या है, ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मीन्स जब भी वो किसी काम को करते हैं पॉजिटिव अप्रोच के साथ करते हैं। So they should have a positive approach to life. They should not be afraid of any adverse situation in business. देखो ये तो पता ही है कि बिजनेस में आपकी अब फ्लरिश होगा तो फेल भी होगा, ठीक है, सातवें आसमान पर जाएंगे तो नीचे भी आएंगे। तो दैट मीन्स इस चीज को लेकर के बैठे नहीं रहना है, उसको हमें फिर से उठना है, फिर से लड़ना है। तो ऑप्टिमिस्टिक मीन्स पॉजिटिव अप्रोच रखनी है, अगर कोई एडवर्स सिचुएशन आ भी जाती है तो उससे घबराना नहीं है। दे शुड थिंक ऑप्टिमिस्टिकली अबाउट द फ्यूचर ऑफ द बिजनेस। Now next is answer any 4 out of the given 6 questions in 20 to 30 words. ये भी आपके 2 मार्क्स के हैं, 4 अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 6। ये आपके शुरू हो जाते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन 11, एक्सप्लेन एनी 4 ग्राफिक फिल्टर्स। ये क्वेश्चन आपका यूनिट 1 दैट इज डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, उसमें सेशन 2 है इमेजेस को लेकर के, तो वहां पर हम फिल्टर्स अप्लाई करते हैं। तो कोई भी 4 फिल्टर्स के नेम यहाँ पर आपने लिखने। इन्वर्ट हमने लिखा, इन्वर्ट्स द कलर, इमेज का कलर चेंज हो जाता है। स्मूथ में अगर आपके इमेज को कंट्रास्ट करना हो, सॉफ्ट करना हो तो स्मूथ, शार्पन करना हो तो इंक्रीज द कंट्रास्ट ऑफ इमेज। ये भी हमने एमसीक्यू में भी पढ़ा था कि अगर मुझे अपने इमेज के कंट्रास्ट को इंक्रीज करना है तो शार्पन ऑप्शन, कंट्रास्ट को सॉफ्ट करना है तो स्मूथ ऑप्शन। रिमूव नॉइस, अगर मेरे को अपने इमेज से सिंगल पिक्सल रिमूव करना है तो वहां पर कौन सा ऑप्शन यूज होगा, रिमूव नॉइस। Now next is question number 12. How do the reviewers know that changes are made in the worksheet or not? अब जब भी हम कोई वर्कशीट बनाते हैं, अगर मुझे उस पर एक वर्कशीट पर काफी सारे पर्सन से एक साथ काम करना हो तो हम अपनी वर्कशीट को शेयर कर देते हैं, राइट। शेयर करने के लिए मुझे कौन सा मेन्यू चाहिए, टूल्स मेन्यू पर जाएंगे तो हमारी जो वर्कशीट है वो शेयर हो जाएगी। अब उससे क्या होगा, जब भी कोई चेंजेस करता है तो हाईलाइट होने चाहिए, तभी रिवर्स को पता लगेगा चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए। तो उसके लिए मेरे पास ना एक रिकॉर्ड चेंज का ऑप्शन होता है, रिकॉर्ड चेंज मोड, राइट। तो अगर मैं रिकॉर्ड चेंज मोड को ऑन करके चेंजेस करूंगी तो जो भी आप चेंजेस करोगे वो रेड कलर के बॉर्डर से हाईलाइट हो जाते हैं। तो दैट मीन्स रिव्यूअर्स को पता लग जाएगा चेंजेस हुए हैं। अब कलर्ड बॉर्डर, और वो कौन सा कलर्ड बॉर्डर होता है, जनरली रेड कलर का, with a dot in the upper left hand corner appears around a cell where the changes were made. So other reviewers then quickly know which cells were edited. राइट, और ये कलर जो रेड कलर बॉर्डर है वो आता कब है, अगर हम रिकॉर्ड चेंज मोड को ऑन करेंगे फिर चेंजेस करेंगे। डायरेक्ट चेंजेस करोगे तो आपका कोई कलर बॉर्डर कुछ नहीं शो होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13।
हाउ वुड यू डिलीट एंड रीनेम अ वर्कशीट? अब अगर आपको अपनी वर्कशीट को डिलीट करना है, रीनेम करना है, तो हम किस तरीके से करेंगे? वर्कशीट को डिलीट करना सिंपल है, जिस भी शीट को डिलीट करना हो, नीचे शीट टैब पर या जो बॉटम में बॉटम लेफ्ट साइड पर होता है, अपना उसको राइट क्लिक करो, डिलीट शीट करो और वहां से आपकी शीट डिलीट हो जाएगी। रीनेम करने के लिए आइदर डबल क्लिक ऑन द शीट, जो भी आपका शीट का नेम है डबल क्लिक कर दो, या फिर आप राइट क्लिक करो और रीनेम का ऑप्शन आएगा, वहां से भी आप अपनी शीट का नेम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन कैर एंड varchar डेटा टाइप। तो कैर और varchar डेटा टाइप में क्या डिफरेंस है? देखो, जो आपका कैर है, दिस इज योर फिक्स्ड लेंथ डेटा टाइप, और जो varchar है, दिस इज योर वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप, राइट। अब इसमें क्या है, कैर और वेरिएबल varchar में फिक्स्ड लेंथ। व्हाट डज दिस मीन कि अगर मैंने सपोज कोई भी कॉलम डिफाइन किया और यहाँ पर कैर के आगे लिख दिया लेट सपोज 6, तो मैं कोई भी वैल्यू एंटर करूं उसमें वो 6 बाइट्स ही मेमोरी में एलोकेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने अपना नेम लिख दिया स्वाति, अब इसमें 5 कैरेक्टर्स हैं, राइट, बट ये कितने देगा? 6, बिकॉज फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर है, हर एक उसको वैल्यू को वो 6 बाइट 6 स्पेसेस वो मेमोरी में एलोकेट कर देगा। तो ऑब्वियसली मेरे इससे मेमोरी भी वेस्ट हो रही है, और जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगे उसमें ये क्या ऐड कर देगा? स्पेसेस ऐड कर देगा। तो जब हम 6 बाइट्स एलोकेट कर रहे हैं तो उनमें भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, तो ये क्या होगा? स्पेस इंसर्ट कर देगा। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा साइज दे दिया 10, तो मैंने स्वाति लिखा 5 में आ गया, तो बाकी 5 प्लेसेस पर ये क्या दे देगा? स्पेस। और जो varchar होता है, इसमें अगर मैं लिख दूं varchar 10, मीन्स मैं 10 से ज्यादा कैरेक्टर्स इसमें नहीं लिख सकती, बट अगर 10 से कम लिख रही हूँ तो जितने कैरेक्टर्स मैं लिखूंगी उतने ही मेमोरी में ये स्पेस एलोकेट करेगा, उससे ज्यादा नहीं। अब इसमें अगर मैं स्वाति लिखूं तो 5 कैरेक्टर्स हैं, तो मेमोरी में 5 ही एलोकेट करेगा, 10 नहीं एलोकेट करेगा, राइट। और तो अब 5 ही कर रहा है तो कहीं स्पेसेस भी नहीं ऐड करेगा। नाउ लेट्स सी द डिफरेंस। कैर क्या करेगा? स्टोर्स एग्जैक्टली द लेंथ स्पेसिफाइड बाय यूजर इन द फील्ड फंक्शन। जो ये लेंथ हमने स्पेसिफाई करा ना, एग्जैक्टली इतना ही स्पेस वो मेमोरी में एलोकेट कर देगा। पैड्स विथ ट्रेलिंग स्पेसेस फॉर शॉर्टर स्ट्रिंग्स, जिन स्ट्रिंग की लेंथ 10 से कम है उनके आगे ये क्या ऐड कर देगा? स्पेसेस। ट्रेलिंग मींस पीछे। varchar क्या कहता है? इट स्टोर्स अप टू द स्पेसिफाइड लेंथ। भाई 10 साइज दे दिया, 5 कैरेक्टर्स लिख रहे हो तो 5 स्पेसेस ही मेमोरी में एलोकेट करेगा। नो पैडिंग विद एक्स्ट्रा स्पेसेस, जब एक्स्ट्रा बाइट्स नहीं दे रहा तो एक्स्ट्रा स्पेसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। Now next is question number 15. Question 15 क्या कहता है? अनन्या uses internet for her school project. आप भी अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए इंटरनेट यूज करते हो। Suggest any 4 security measure to ensure safety from online threat. तो सेफ्टी मेजर्स क्या है? यूज एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। और उसको स्कूल प्रोजेक्ट यूज करना है तो उसको ऑनलाइन सिक्योरिटी सेफ्टी थ्रेट्स चाहिए, ऑनलाइन थ्रेट्स हो रहे हैं उससे सेफ्टी चाहिए। एंटीवायरस वो इंस्टॉल कर सकते हैं, एंटी स्पाईवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, पासवर्ड जो रखे वो स्ट्रॉन्ग हो, डेटा को बैकअप कर लेना चाहिए, एनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर यूज करने चाहिए, यूजर नेम पासवर्ड प्राइवेट रखना चाहिए, किसी को पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए, और आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो सिक्योर होंगी कैसे? HTTPS प्रोटोकॉल से, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट आर द बेसिक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, तो वहां पर हमारे कुछ सेफ्टी रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। वो क्या क्या है? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अप्रूव्ड बाय अ रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो आपके जो ISI मार्क अप्रूव होते हैं वो वाले आपको इक्विपमेंट्स यूज करने चाहिए। डैमेज एंड हजार्डियस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट शुड बी इमीडिएटली रिप्लेस्ड। अगर आपको कोई लगता है कि कोई आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट या फिर किसी वायर में कोई डैमेज है, ठीक है, उससे नुकसान हो सकता है, तो उसको हमें इमीडिएटली रिप्लेस कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चलो जब तक काम चल रहा चला लो, नहीं, वो चीज फिर किसी ना किसी पर्सन के हेल्थ को इफेक्ट कर सकती है। ऑल ओल्ड एंड वर्कआउट एंड फेड स्विचेस एंड वायर्स शुड बी चेंज। तो कुछ स्विचेस या कुछ वायर्स काफी पुरानी है, उनको भी हमें टाइम टू टाइम अपडेट या फिर टाइम टू टाइम चेंज करते रहना चाहिए, उनके मेंटेनेंस जरूरी रहती है। हीट एमिनेटिंग इक्विपमेंट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। जो आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उनसे मुझे जो हीट एमिनेटिंग, जहाँ से कुछ इक्विपमेंट से जो हीट निकलती है, उनको मुझे आपस में साथ में नहीं रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए। टेक केयर दैट आउटलेट्स और सर्किट शुड नॉट बी ओवरलोडेड, अगर अदरवाइज आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा।
नाउ नेक्स्ट इज आंसर एनी 3 आउट ऑफ द गिवन 5 क्वेश्चंस, और ये आपके कौन से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, 4 मार्क्स ईच। तो योर फ्रेंड अनन्या वांट्स टू परफॉर्म हाइपरलिंक ऑपरेशन, उसको परफॉर्म करना है इन ओपन ऑफिस कैल्क, बट शी इज कंफ्यूज्ड अबाउट सर्टेन क्वेश्चंस, हेल्प हर बाय आंसरिंग द गिवन क्वेश्चंस। ठीक है, आपकी फ्रेंड है अनन्या, उसको हाइपरलिंकिंग करनी है ओपन ऑफिस कैल्क में, बट उसको कुछ पॉइंट्स के बारे में नहीं पता, आपको अपनी फ्रेंड की हेल्प करनी है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, व्हाट इज हाइपरलिंक। सी हाइपरलिंक आपको पता है क्या होता है, किसी भी मैं लिंक पर क्लिक करती हूँ, हैंडशेप सिंबल बन जाता है मेरा कर्सर, वो आपका हाइपरलिंक होता है। तो उस हाइपरलिंक पर क्लिक करके मैं विद इन द डॉक्यूमेंट या अपने डॉक्यूमेंट के बाहर किसी वेब पेज पर, किसी वेबसाइट पर विजिट कर सकती हूँ। व्हाट आर द डिफरेंट सिनेरियोज कि आपका जो एब्सोल्यूट और रिलेटिव हाइपरलिंक है वो काम करना बंद कर देता है। देखो वैसे मेरे जो हाइपरलिंकिंग है ना, उसमें जो एड्रेस लिखते हैं 2 टाइप से लिख सकते हैं, या तो एब्सोल्यूट हाइपरलिंकिंग या फिर रिलेटिव हाइपरलिंकिंग। एब्सोल्यूट हाइपरलिंक जो आपके टॉप मोस्ट या फिर रूट लेवल डायरेक्टरी से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा सी ड्राइव, फिर उसके अंदर ये फोल्डर, फिर ये फोल्डर, राइट, वो आपका एब्सोल्यूट हाइपरलिंक हो गया। डी ड्राइव से स्टार्ट हो रहा है, ई ड्राइव से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल टॉप मोस्ट फोल्डर। और रिलेटिव हाइपरलिंक, दिस इज रिलेटिव टू द करंट वर्किंग डायरेक्टरी, मीन्स आप सी ड्राइव के अंदर स्वाति का फोल्डर, फिर क्लास 12 का फोल्डर, फिर आईटी का फोल्डर, तो उस लोकेशन से बताना है, तो वो आपका रिलेटिव हाइपरलिंक हो गया कि आप किसी ड्राइव के अंदर किसी पर्टिकुलर फोल्डर की बात कर रहे हो। और किन सिनेरियोस में वर्क नहीं करते, an absolute link will stop working only if the target is moved, right? अगर आप टारगेट को ही मूव करो तो आपका एब्सोल्यूट हाइपरलिंक काम करना बंद कर देगा। और जो रिलेटिव हाइपरलिंक है will stop working only if the start and target location change relative to each other। स्टार्ट और टारगेट लोकेशन को चेंज कर दोगे तो आपका जो रिलेटिव हाइपरलिंक है वो भी काम करना बंद कर देगा। ना इसी का जो थर्ड पार्ट है, हाउ टू इंसर्ट द हाइपरलिंक। हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए मेरे पास क्या क्या मेथड्स हैं, या तो मैं अपना स्टैंडर्ड टूल बार में मेरे पास एक हाइपरलिंक का ऑप्शन होता है, उसकी हेल्प से अपना इंसर्ट कर सकती हूँ, या फिर आप इंसर्ट मेन्यू में जाकर भी हाइपरलिंक के ऑप्शन पे क्लिक करो तो वहां से भी आपका हाइपरलिंक इंसर्ट हो सकता है। व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक इन द हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स। तो जब आप इंसर्ट में जाकर के हाइपरलिंक पर क्लिक करोगे तो एक आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा हाइपरलिंक नेम से। तो वहां पर मेरे पास लेफ्ट साइड में 4 ऑप्शंस होते हैं कि मैं अपना हाइपरलिंक कहाँ पर इंसर्ट, किसके साथ इंसर्ट करना चाहती हूँ, इंटरनेट पर, किसी वेबसाइट पर, मेल एंड न्यूज, इसी डॉक्यूमेंट में या फिर न्यू डॉक्यूमेंट में। तो ये 4 आपके ऑप्शंस होते हैं। Now next is question number 18. Suppose your friend Komal wants to create a template for business report that has your company's logo on the first page. उसको एक टेम्पलेट डिजाइन करना है जिसमें क्या हो, एक बिजनेस रिपोर्ट बनानी है, उसमें फर्स्ट पेज पर कंपनी का लोगो हो, बट ही इज नॉट श्योर अबाउट सर्टेन पॉइंट्स। तो आपको उसकी हेल्प करनी है। हाउ मेनी वेज आर देयर टू क्रिएट अ टेम्पलेट। सी टेम्पलेट को क्रिएट करने के मेरे पास 2 मेथड्स हैं। एक, वी कैन क्रिएट आवर टेम्पलेट्स इन 2 वेज, एक तो डॉक्यूमेंट के थ्रू या फिर एक विजार्ड के थ्रू। कैन वी सेट आवर ओन टेम्पलेट एज अ डिफॉल्ट टेम्पलेट। बिल्कुल यस, दैट मीन्स कि अगर आपने कोई टेम्पलेट बनाया उसको मैं डिफॉल्ट टेम्पलेट सेट कर दूंगी। डिफॉल्ट टेम्पलेट सेट करने का बेनिफिट क्या होगा, जब भी मैं कोई न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करूंगी तो ब्लैंक फाइल ओपन ना होकर के टेम्पलेट वाली फाइल आपकी ओपन हो जाएगी, और इसको मैं रीसेट भी कर सकती हूँ वो ब्लैंक फाइल से। हाउ आर टेम्पलेट डिफरेंट फ्रॉम स्टाइल। देखो स्टाइल में तो आपका क्या फॉर्मेटिंग फीचर्स हो गए जो आप अपनी टेक्स्ट पर अप्लाई कर रहे हो, वेयरएज जो टेम्पलेट है वो तो आपका एक ब्लूप्रिंट हो गया, मॉडल प्रोवाइड करके रखने जिसको हम अपना बाद में यूज कर सकते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्रिएटिंग अ टेम्पलेट। टेम्पलेट कैन ऑल्सो कंटेन प्री डिफाइंड टेक्स्ट। ठीक है, इसका एडवांटेज है आपको दोबारा से वो सारा टेक्स्ट नहीं लिखना पड़ेगा। अब मैंने कंपनी का लोगो लगा करके लिख दिया फ्रंट पेज पर, तो जब भी मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट बना रही हूँ मुझे बार बार कंपनी का लोगो नहीं लगाना पड़ेगा, राइट। तो इससे हमारा जो टाइम है वो भी सेव हो जाता है। Now next is the structure of a table item is given below. Suggest a suitable data type and the size of each column. अब देखो कॉलम के नेम, टाइप क्या दोगे और साइज क्या दोगे। आपको जितना हो सके काफी क्लोज डेटा टाइप लिखनी है। मीन्स वैसे तो वैरकेर हर में चल जाता है, बट हम हर में वैरकेर क्यों लिखें। आइटम नंबर, अब इसकी डेटा टाइप इंटीजर भी हो सकती है, चाहो तो वैरकेर भी ले सकते हो, राइट। आइटम नेम में हमने डेटा टाइप दे दी, लेट सपोज वैरकेर, और साइज हमने दे दिया 15। प्राइस को हमने दे दिया, अगर पॉइंट्स में है तो आप यहाँ पर डेसिमल भी लिख सकते हो।
या फिर आप न्यूमेरिक डेटा टाइप दे सकते हो, राइट। क्वांटिटी में आप इंटीजर लिख सकते हो, राइट। और उसके बाद इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल आइटम, ये आइटम नेम से टेबल गिवन है और आपको क्वेरी लिखनी है। क्या क्वेरी लिखनी है? डिस्प्ले द टोटल अमाउंट ऑफ ईच आइटम, ये आइटम है, इनका टोटल अमाउंट लिखना है। द अमाउंट मस्ट बी कैलकुलेटेड एज द प्राइस मल्टीप्लाइड बाय द क्वांटिटी। देखो जैसे सपोज आइटम नंबर है, अच्छा इसी टेबल को देखते हुए आपको क्या लिखने थे, डेटा टाइप का नेम। तो आइटम नंबर आपने इंटीजर लिखा है, आइटम नेम हमने वारचर लिखा था, प्राइस को आप चाहो तो यहाँ डेसिमल या फिर इंटीजर ले सकते हो, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसके फर्स्ट पार्ट में टोटल अमाउंट बताना है। और अब जैसे हम शॉप की बात करें तो एक शॉप का प्राइस 40 रुपीज है, 80 क्वांटिटी चाहिए, तो टोटल कैसे होएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो उसके लिए मैं क्या लिख दूंगी, सेलेक्ट, इन्होंने बता भी दिया टोटल अमाउंट कैसे निकालना है, प्राइस और मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सेलेक्ट प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, फ्रॉम में हम लिख देंगे टेबल का नेम, टेबल का नेम है आइटम, डन। और सेकंड पार्ट क्या कहते हैं, डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ आइटम्स हुज प्राइसेस लेस देन 50। तो आइटम्स की डिटेल्स डिस्प्ले करानी हो तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम इज आइटम वेयर, जिसका जो प्राइस है वो लेस देन 50 है, तो हमने क्या लिख दिया, वेयर प्राइस लेस देन 50, लेस देन इक्वल्स टू का साइन हमने नहीं लगाना। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स कैन बी क्रिएटेड इन ओपन ऑफिस स्पेस, उसको एक्सप्लेन करना है। तो 3 टाइप के रिलेशनशिप क्रिएट हो सकते हैं, 1 to 1, 1 to many और many to many। अब 1 to 1 रिलेशनशिप में क्या होगा, जहां पर ये वर्ड आ रहा है ना, तो दैट मीन्स किसकी बात हो रही है, प्राइमरी की। 1 to 1 मीन्स दोनों टेबल में मेरे पास क्या होनी चाहिए, प्राइमरी की। बोथ द टेबल्स मस्ट हैव अ प्राइमरी की कॉलम। 1 to many, एक टेबल में प्राइमरी की होगी, दूसरे में नहीं होगी। इन दिस रिलेशनशिप वन ऑफ द टेबल मस्ट हैव अ प्राइमरी की, और many to many एक भी जगह 1 नहीं आ रहा, तो दैट मीन्स दोनों में से किसी भी टेबल में मेरे पास प्राइमरी की का कॉलम नहीं। Next last question, that is question number 21. Japan has recently joined an organization after completing his class 12. अब क्लास 12 ओवर होते ही उसने एक ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया है और हिज टीम लीडर गेव हिम द टास्क टू स्टार्ट एन इंटरनेट कनेक्टिविटी, उसने स्टार्ट करनी एक नई बिल्डिंग में। बट जापान नीड्स योर हेल्प इन सर्टेन पॉइंट्स। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वाईफाई एंड डीएसएल? सी वाईफाई जो आपकी वायरलेस टाइप की कनेक्टिविटी है, डीएसएल आपकी वायर्ड कनेक्टिविटी है। मॉडेम और राउटर में क्या डिफरेंस होता है? मॉडेम की फुल फॉर्म क्या रहती है मेरे पास, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। तो हमारे जो कंप्यूटर है वो तो एनालॉग सिग्नल्स नहीं समझेगा, वो डिजिटल सिग्नल्स 1 और 0 की बात समझता है। तो दैट मीन्स जो आपका मॉडेम है वो इनको कन्वर्ट करता है, एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल्स को वापस से एनालॉग में। नेक्स्ट आता है मेरे पास राउटर क्या होता है। जब भी मैं लॉन्ग डिस्टेंस पर डेटा ट्रांसफर करती हूँ, ठीक है, बहुत दूर डेटा ट्रांसफर करना है, तो हमारे जो सिग्नल्स हैं वो वीक होने लगते हैं। तो उन सिग्नल्स को रीजनरेट करने के लिए, एम्पलीफाई करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, राउटर। इसका जो डिस्टेंस रहता है ऑन एन एवरेज 70 to 100 मीटर से अगर ज्यादा है डिस्टेंस, तो हम क्या प्रेफर करते हैं, राउटर्स। उससे क्या होगा, हमारे जो सिग्नल्स हैं वो वीक नहीं होंगे, ये उसको रीजनरेट कर देगा, एम्पलीफाई कर देगा। नेक्स्ट इज सजेस्ट हिम एनी 2 ISPs फॉर इंटरनेट कनेक्टिविटी। ISP मीन्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो कौन कौन सी आपकी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी ISPs हैं जो इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, मैंने लिख दिया BSNL, एयरटेल, और भी आप लिख सकते हो, ठीक है, जो भी आपको लगता है कि ISPs हैं जो इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती हैं। लास्ट पार्ट इज विच टाइप ऑफ नेटवर्क इज मोस्ट सुटेबल इन द न्यू बिल्डिंग। अब देखो जयपाल को न्यू बिल्डिंग में इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए और टाइप ऑफ नेटवर्क पूछा है यहाँ पर, इन द न्यू बिल्डिंग। तो न्यू बिल्डिंग की बात हो रही है, राइट। तो दैट मीन्स उसका डिस्टेंस काफी शॉर्ट है, एक स्कूल बिल्डिंग, कैंपस, इन सब में हमारा कौन सा नेटवर्क यूज हो जाता है, लैन नेटवर्क, राइट। तो इसी के साथ ही हमारा जो सैंपल पेपर नंबर 4 है दैट इज कंप्लीटेड नाउ। आई होप आपने काफी एंजॉय किया होगा, काफी सारे डाउट्स आपको समझ में आ गए होंगे एंड यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो एज वेल। अगर कोई भी डाउट है यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर वीडियो पसंद आई हो, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में,
तो थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ा सा सपोर्ट आप लोगों की तरफ से भी चाहिए। तो वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एज वेल, और इस वीडियो को जहां तक हो सके शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू।